हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th में फिजिक्स में एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। मैं आज आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं इस चैप्टर का, और ऐसा मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप 80% मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहां पर दो वायर दिया हुआ है। एक वायर का नाम है LM और सेकंड का नाम है AP। इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो LM में करंट फ्लो हो रहा है वो आप देख रहे होंगे क्लॉकवाइज हो रहा है, और जो AP में करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और आप यहां पर देख रहे होंगे LM जो है और AP जो है, यह दोनों के दोनों सेमी सर्कुलर है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनके पास अपना एक सेंटर होगा। तो इन दोनों का जो सेंटर है वो O है, दैट इज द कॉमन सेंटर ऑफ द LM एंड द AP। क्वेश्चन कह ये रहा है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ड्यू टू द बोथ वायर LM एज वेल एज AP। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां पर निकालना है? इस सेंटर O पर निकालना है। किसके कारण निकालना है? इस LM वायर के कारण और इस AP वायर के कारण। तो एक्चुअल में वायर के कारण नहीं होता, वायर में बह रहे करंट के कारण होता है, क्योंकि यू नो दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। भाई, किसी भी वायर में जब करंट जाता है तो करंट जाने के बाद उस वायर की चारों तरफ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो ऑब्वियसली वायर की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर वायर के साथ साथ वायर में बह रहे करंट की बात कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑब्वियसली बोथ वायर भी होगा और करंट भी होगा। भाई, वायर नहीं रहता तो करंट कहां से बहता? और अगर केवल वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा नहीं जब तक करंट नहीं बहेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बोथ आर द कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब इसमें इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो थोड़ा सॉल्यूशन देखिएगा इसका, बहुत बारीकी से चीजों को देखेंगे और हम लोग समझेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, दैट इज अ सर्कुलर लूप। और इसमें आप देख रहे हैं एक करंट जा रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। सर्कुलर लूप है तो उसका अपना एक सेंटर होगा, इस सेंटर का नाम हम दे देते हैं O। और आपको एक बात जानकारी है कि अगर कोई लूप सर्कुलर है और उसमें अगर करंट बह रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, और अगर उसके सेंटर पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यू नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द B, और B इक्वल टू आता है म्यू 0 I अपॉन 2R। म्यू 0 को हम क्या बोलते हैं? परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और I क्या है? लूप में बहने वाला करंट। और R क्या है? R इज द रेडियस ऑफ द लूप है। ये आप समझ पाए होंगे। अब इसी का हम यूज करेंगे और यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आप 80%, 75% से 80% जो है आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे। अब आगे हम देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले हम लोग ले लेते हैं LM को। भाई, बारी बारी ही लेंगे, दो वायर हैं, LM है और AP है। तो पहले हम LM को ले लेते हैं। तो LM, ये वायर हमने ले लिया, एक ऐसा वायर हो गया, मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया वायर नंबर फर्स्ट। और कैसा है ये? सेमी सर्कुलर है। तो सेमी सर्कुलर है तो इसका अपना एक रेडियस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हम रेडियस है, हम यहां पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है R1। सेकेंड वायर जो है उसका नाम है AP, इसका नाम हमने दे दिया वायर नंबर सेकेंड। और इसका जो हम रेडियस देख रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं, दैट इज R2। अब हम क्या करेंगे, पहले हम LM के कारण, ड्यू टू द LM वायर, मतलब ड्यू टू द करंट इन LM वायर, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द O। तो सपोज करिए इस LM वायर में बह रहे करंट के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड नथिंग दैट इज हम उसको मान लेते हैं B1। क्या मान लेते हैं? B1। B1 किसका है? LM।
यहाँ एलएम की बात हो रही है। तो आप यहां से फॉर्मूला देखिए, बी इक्वल टू क्या आता है, म्यू 0 आई अपॉन 2r। और यहां पर आप देख रहे होंगे एलएम जो है यहां है, इसका रेडियस कितना है, r1 है। तो आप क्या करेंगे, वहां से फार्मूला देखिए, फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, म्यू 0 और आई है, इसमें भी आई बह रहा है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। अभी हम बात एलएम की कर रहे हैं, तो यहां लिख लेंगे आई अपॉन 2। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस जो है r1 है, कितना है, r1 है। तो हमें लिख दिया r1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आप नोट करते चलिएगा। सेकंड, जब हम बात अभी किसका करेंगे, सेकंड वायर का, एपी की बात करेंगे। तो एपी का रेडियस कितना है, r2 है। एपी का जो हमारा रेडियस है वो r2 है, और एपी के कारण जो हम एपी में बह रहे हैं करंट के कारण जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, दैट इज द B2, और वो हमारा कितना आ जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2। इसका रेडियस कितना है, r2 है, r2। और आप यहां से एक चीज देख पा रहे होंगे, r2 r1 से बड़ा है, मतलब हम यहां एक चीज नोट करते चलेंगे कि r2 इज ग्रेटर देन r1। एक बात ये याद रखिएगा, इसका भी काम आगे आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, एलएम के कारण, मतलब सॉरी, एलएम में बह रहे करंट के कारण ओ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड पाया कितना, B1, और एपी में बह रहे करंट के कारण मैं ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना पाया, B2। तो बस इतना बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई पत्थर रखा हुआ है, आपने एक बार ऐसे किया, मैंने भी ऐसे किया, तीसरे ने ऐसे किया, तो मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन, किसी ने 3 न्यूटन, किसी ने 4 न्यूटन, तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, तीनों का सम कर देंगे। तो यहां पर भी जब हम रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट में ऑब्वियसली यहां पर जो एलएम के कारण आ रहा है वो B1 आ रहा है, और इसी कारण आ रहा है B2 आ रहा है। लेकिन यहां पर मैटर बस इतना होगा कि B1 B2 जुड़ेगा कि घटेगा, कि B1 में से B2 घटेगा कि B2 में से B1 घटेगा। हमको वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट एट द सेंटर O ड्यू टू द बोथ वायर, ड्यू टू द करंट इन बोथ वायर LM एंड द AP। तो हम मान लेते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि आपको सेंटर पे, सेंटर मतलब कहां, O पे क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना। क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, B मान के चल रहे हैं। अब बस इतना करिएगा, ये हमने लिख दिया B। तो अभी आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि नहीं, जैसे मैंने 2 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन लगाया, 4 न्यूटन लगाया, तो आपने सबको जोड़ दिया। लेकिन यहाँ की कंडीशन में थोड़ा सा बस ये है कि हम यहाँ पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निर्णय करेंगे कि वो सब्ट्रैक्ट होगा कि एडिशन होगा कि क्या होगा। देखते हैं कैसे करना है। अब हम लोग पाम रूल की बात करेंगे। पाम रूल में आपको जानकारी है, दैट इज अ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखाता है, और ये जो फिंगर है, ये फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। और ये जो हमारा, ये आप देख रहे होंगे, पाम देख रहे होंगे, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताता है। तो आगे हम यहां पर देखेंगे, एलएम की बात करते हैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसे रखूं, आप देखिएगा ऐसे, तो आप देख रहे होंगे करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अंगूठा भी जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज साइड में है, और हमको मैग्नेटिक फील्ड चूंकि निकालना यहां सेंटर पे है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और हमारा जो हथेली आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब जो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिला, मतलब B1 का जो डायरेक्शन मिला वो क्या मिला, इनवर्ड मिला, अंदर की तरफ मिला। ये क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, एपी के वायर, एपी वायर के बारे में बात करते हैं, जो उसमें बह रहा है करंट, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम फ्लेमिंग का यूज करते हैं। तो अगर हम ऐसे लेंगे तो आप देखिए अंगूठा जो है हमारा, ये किस किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और हमारा हथेली देखिए बाहर की तरफ है, और हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना क्या है, जो ये यहाँ ओ पे ही निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ वो किधर हो गया, आउटवर्ड हो गया। अब मुझे बस इतना बताइएगा, एक आदमी है, कोई इसको 6 न्यूटन से खींच रहा है, कोई इसको 2 न्यूटन से खींच रहा है,
आदमी किधर जाएगा, ऑब्वियसली इधर जाएगा। कितने न्यूटन से, 4 न्यूटन से। 4 कहां से आया, 6 - 2 करने पे आया, मतलब रिजल्टेंट जो मिला वो कितना मिला, 4 मिला। क्यों, क्योंकि उसके 2 न्यूटन को 6 का 2 न्यूटन कैंसिल कर दिया, लेकिन जो मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ वो 4 न्यूटन ही हुआ, तो 6 - 2 = 4। अब यहां पर हम इस चेक करेंगे, ये तो कंफर्म हो गया कि डायरेक्शन अपोजिट है। एक हो गया इनवर्ड, एक हो गया अपवर्ड। इनवर्ड अंदर की तरफ, अपवर्ड बाहर की तरफ, डायरेक्शन इज अपोजिट, मतलब यहां बात सब्ट्रैक्शन की होगी। फिर क्वेश्चन आता है कि सब्ट्रैक्शन होगा किससे, B1 में से B2 घटेगा कि B2 में से B1 घटेगा। तो हम लोग को इस चीज को समझना है। तो आपको जानकारी एक बात की मैं दे दूं, 1/2 बड़ा कि 1/3 बड़ा। तो दुनिया जानती है कि डिनोमिनेटर जितना ज्यादा छोटा होगा वो वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होगी, और डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी ज्यादा छोटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप देख पा रहे हैं 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 एंड 1/3 इज लेस देन 1/2। तो आप यहां पर बस इतना देख लीजिए, R1 बड़ा कि R2 बड़ा, तो R1 बड़ा। तो जब R1 बड़ा तो R1 है किसके पास, B1 के पास है, और नीचे की वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा रहेगा, नीचे का जो वैल्यू है जितना ज्यादा बड़ा रहेगा वो वैल्यू उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब B2 में देखिए R2 है, सॉरी R1 जो है वो R2 से क्या है, छोटा है। तो R1 जब छोटा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मतलब B1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बिग वैल्यू आएगी। और यहां पर R2 जो है वो R1 से क्या है, बड़ा है, तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो छोटी हो जाएगी मतलब ये स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। और आपको भी पता है कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो बड़े में से छोटे के बीच में होता है। तो बड़े में से छोटे के बीच का मतलब हम B = जो पाएंगे वो क्या पाएंगे, B1 - B2 पाएंगे। अब B1 की और B2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो B1 की वैल्यू है कितना, μ0 I/2 R1 माइनस B2 की वैल्यू कितनी है, μ0 I/2 R2। लेकिन आपको यहां पर एक बात समझना पड़ेगा, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है और उस मिस्टेक को हमको और आपको मिलकर के सॉल्व करना है। ये जो I/2 R1 है ये कंप्लीट कॉइल के लिए है। जैसे मैंने बताया था ना कि ये कॉइल है आपका, ये सेंटर है, ये हो गया आपका R रेडियस हो गया, और करंट इसमें जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B = μ0 I/2 R। लेकिन यहाँ कॉइल तो सेमी सर्कुलर है ना, तो सेमी सर्कुलर है मतलब आधा हो गया ना, तो अगर हम इसका आधा कर दें, /2 कर दें, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0 I/4 R आ जाएगी ना। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, और इंटू 2 हो जाएगा मतलब 4R1 हो जाएगा, और ये 4R2 हो जाएगा। तो यहां पर भी सेम कंडीशन है, 2 इंटू हो जाएगा, यहां पर भी 2 इंटू हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, हमने हाफ कर दिया, फुल के लिए है μ0 I/2 R, लेकिन जब सेमी सर्कुलर की बात करेंगे तो /2 हो जाएगा, तो /2 हो जाएगा, तो जब आप उसका फ्रैक्शन का डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ0 I/4 R1 माइनस μ0 I/4 R2। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर कॉमन कितना हो जाएगा बताइए, यहां हो जाएगा कॉमन μ0 I/4, ये कॉमन हो गया आपका, और अंदर में कितना आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2, ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बच गया कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें बड़ा कौन है, B1, तभी ना B1 से B2 घटा है, तो जो बड़ा होता है उसी की बात मानी जाती है। इसका मतलब B1 का डायरेक्शन क्या है बताइए, इनवर्ड है, तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा वो भी क्या आएगा, इसका डायरेक्शन इनवर्ड आएगा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, नमस्ते।